चलो भाई, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर देख रहे हैं हम। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर में अब तक हमने क्या देख लिया कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, गैल्वेनिक सेल क्या होता है, उन दोनों के बीच का डिफरेंशिएशन टेबल देख ली थी। उसके अलावा हमने उनको पता लगाया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जबकि गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। और ऐसा करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जहां पर हम इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। दैट्स व्हाई यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होगा और रिएक्शन होगी नॉन स्पॉन्टेनियस टाइप की। जबकि जो आपका गैल्वेनिक सेल होता है उसमें केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। दैट्स व्हाई वो काम अपने आप होता है, इसीलिए वो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है और उसमें डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो सारी चीजें कल हमने क्या कर ली थी, बात कर ली थी। आज मैं आपको बढ़ाते हैं हम आगे की तरफ। तो कल तुम्हें क्या बताया था, कल आपको बताया था मैंने कि हमारे गैल्वेनिक सेल के अंदर दो सेल होते हैं, एक तरफ हमारे एनोड लग गया, एक तरफ हमारे लग गया कैथोड। और गैल्वेनिक सेल की एक ट्रिक याद रखनी है, और वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक है LOAN। ये काले पे काला चलाया है हमने, तो ट्रिक क्या है भाई, ट्रिक है हमारा LOAN। बोले तो लेफ्ट साइड पर क्या होगा भाई, ऑक्सीडेशन किसमें होगा, एनोड में होगा। और वो कैसा टर्मिनल होगा भाई, वो होगा हमारा निगेटिव टर्मिनल होगा। ये आपने क्या रखना है भाई, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, अब इसके अलावा आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भाई, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। चलिएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। पोटेंशियल का मतलब क्या है समझिएगा। देखो हुआ क्या था यहाँ पर गैल्वेनिक सेल के अंदर, कहानी तो गैल्वेनिक सेल के अंदर केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज को लेकर के ही होती। तू गर्दन क्यों ला रहा है, तुम्हारी क्लास हो रही है, ये बैठा होने ला रहा गर्दन, जी 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 है, ठीक है भाई। तो कहानी कहां से शुरू हुई थी, कहानी तो शुरू हुई थी कि जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जो हमारा गैल्वेनिक सेल है, उसके अंदर हमारे जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और कौन रिसीव करता है उनको, कॉपर रिसीव कर लेता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को जिंक से निकाल करके कॉपर पर के पास पहुंचाया जाता है थ्रू अ वायर, ठीक। अब उसके दौरान क्या प्रोड्यूस होती है वहां पर आपके एनर्जी, और उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। तो कहानी तो हमारी यही थी। तो सारा का सारा खेल जो हुआ है वो हुआ है इलेक्ट्रॉन के लेने देने की वजह से। तो दैट मींस कि हमारी कितनी इलेक्ट्रोड है भाई, हमारी इलेक्ट्रोड है दो। हमारी कितनी इलेक्ट्रॉन है भाई, हमारी इलेक्ट्रोड है दो। एक इलेक्ट्रोड होगी हमारी पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव छोड़ दो, सॉरी, एक इलेक्ट्रोड हो गई हमारी एनोड और एक इलेक्ट्रोड हो गई हमारी कैथोड। तो एनोड पर क्या होगा सर, एनोड पर ऑलवेज होता है ऑक्सीडेशन। और चूंकि एनोड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसीलिए एनोड पर जो ऑक्सीडेशन होगा उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, जिसको मैं दिखाऊंगा EOP से समझाने का काम करूंगा। कैथोड पर क्या होगा जी, हमेशा कैथोड पर होगा रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब ये हो गया कि वो रिड्यूस होना चाहता है, तो उसका कैपेसिटी, उसके पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। और ये हमारा क्या हो गया, ERP से हम क्या करेंगे, इसको डिनोट करेंगे। लेकिन समस्या ये है कि एक सेल के अंदर जब आप पूरा का पूरा एक सेल बना रहे हो तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर आपका एक एनोड होगा, एक एनोड का पोटेंशियल देखा जाएगा। अगर आपको पूरे सेल का मेजरमेंट, मतलब पूरे सेल का पोटेंशियल देखना है तो आप एनोड का पोटेंशियल देखेंगे, और आप किसका पोटेंशियल देखेंगे भाई, कैथोड का पोटेंशियल देखेंगे। तो एनोड के पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, EOP। कैथोड के पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, ERP। और इस पूरे के पूरे सेल को EMF ऑफ द सेल या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल के नाम से जाना जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब ऐसा कहा गया है कि जो भी हम यहाँ पर कैलकुलेशन लेते हैं तो बेटा उनके यूनिट्स क्या रखनी जरूरी है, उनकी यूनिट्स हमारी सेम रखनी जरूरी है। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में है तो ये क्या होगा, रिडक्शन। आप ध्यान सुनिएगा, कोई चीज अगर मैं कह रहा हूं कि कोई चीज भैया क्या है, कोई चीज यहां पर है, ग्राउंड लेवल है हमारा, और ये हमारा बैलेंसिंग का लेवल है और हमें बैलेंस ही रखना है, तो अगर ये चीज बढ़ानी पड़ेगी मुझे तो इसे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब जितनी ये ऊपर बढ़ेगी उतनी क्या होगी, नीचे कम होगी। एट द सेम टाइम अगर ये ऊपर बढ़ेगी तो ये क्या होगी, हमारी नीचे घटती हुई नजर आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि क्या मैं EOP और अगर ERP को निकालू तो EOP की वैल्यू नेगेटिव ऑफ ERP होगी कि नहीं होगी। यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहेगा उसे उतनी ही शिद्दत से इलेक्ट्रॉन की कोई जरूरत नहीं होगी। अरे जो दान देने वाला है भाई, उसे दान लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ना चाह रहा है तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की, तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे रिसीव कर लेगा भाई। इसीलिए जिसका जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना ही कम क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल है। तो EOP की वैल्यू क्या
होगा, हमारी नेगेटिव ऑफ ईआरपी होगी। एट द सेम टाइम यहां पर भी यही है कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, मतलब ये चाहता है कि तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दो, और भैया जिसकी लेने की टेंडेंसी आ जाए वो देना पसंद नहीं करेगा। तो ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल आ गया ना। तो ये जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल है, इसकी वैल्यू अगर मैं यहां पर कैलकुलेट करना चाहूं तो ये माइनस का ईओपी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, सारी कैलकुलेशन जो हम यहां पर करते हैं वो करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल के रेस्पेक्टिव। तो ईओपी की जगह पर क्या मैं यहां पर ईआरपी लिख सकता हूं कि भाई नहीं लिख सकता? तो ये मैंने क्या लिखा यहां पर, ये लिखा मैंने ईआरपी ऑफ, सॉरी ईआरपी नहीं आएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाले का जो ईआरपी होगा वो होगा नेगेटिव, ये आएगा हमारा ईआरपी। और ये ईआरपी किसका है, ये ईआरपी है माइनस का एनोड का, और प्लस का क्या हो गया भैया, ईआरपी ऑफ कैथोड हो गया। ये आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है। और अगर मैं इस पूरे सेल के ईएमएफ को रिप्रेजेंट करूं तो ये क्या बनेगा हमारा, ईएमएफ ऑफ द सेल किसकी साइड का, कैथोड की साइड का, माइनस ईएमएफ ऑफ द सेल क्या है, एनोड की साइड का। सर आपने आरपी तो लिखा ही नहीं, आरपी लिख लो, आरआईपी लिख लो, रेस्ट इन पीस लिख लो। भैया जब हम अब बात रिडक्शन पोटेंशियल की कर रहे हैं तो आरपी लिखने की अब कोई जरूरत नहीं है। तो ये किसी भी सेल का ईएमएफ निकालने का है कि जो आपका कैथोड का ईएमएफ होगा उसमें से एनोड के ईएमएफ को क्या कर देना है, आपको माइनस कर देना है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी कैथोड की, उसमें से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी एनोड की, डायरेक्ट उसे माइनस कर देना, क्योंकि आपको जो वैल्यू दी गई होगी वो किसके अंदर दी जाएगी, वो कैथोड के अंदर दी जाएगी। अब सवाल ये है कि आपको पहचान कैसे करना है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है कि रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। देखो जब भी आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होगा तो वो लिखा रहेगा ऐसे Zn+2 और Zn, यानी कि ए की पावर प्लस में x इंटू में क्या बनेगा, ये हमारा a बनेगा। ध्यान सुनिएगा, आयंस पहले लिखा जाएगा और सोल्ट आपका क्या है, बाद में लिखा जाएगा। अगर आयन पहले है सोल्ट बाद में है तो वो क्या होगा, आपका रिडक्शन पोटेंशियल है। लेकिन अगर यहीं पर ये Zn क्या है, Zn इस तरह से आ रहा है ना Zn+2, तो इसका मतलब समझिएगा कि जिंक जो है वो Zn+2 के अंदर कन्वर्ट होगा। और जिंक Zn+2 के अंदर कन्वर्ट कब होगा, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा। सेम एट द सेम टाइम कि Zn+2 जो है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, जिंक के अंदर, यानी कि +2 इसका खत्म हो रहा है और +2 खत्म होगा प्लस माइनस के 2 के साथ में। तो यानी कि ध्यान सुनिएगा, तो ये फॉर्मेट में आपको डाटा ध्यान रखना है। यानी कि अब ध्यान से सुनिएगा, अब मान लो मेरे पास में जिंक का डाटा है, देखिएगा मेरे पास में क्या है, जिंक का डाटा है। तो मेरे पास में जो प्रैक्टिकली कैलकुलेटेड जिंक का डाटा है वो है 0.76 वोल्ट माइनस के। किसके हैं भाई, 0.76 वोल्ट। ये किसके हो गए हमारे, ये हो गए हमारे माइनस के हो गए। ठीक है, ये माइनस के हो गए। इसका मतलब क्या है, ये है आपका रिडक्शन पोटेंशियल। क्या है भाई, ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल है। कैसे कैलकुलेट पता लगा, सर Zn+2 कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, जिंक के अंदर। ठीक है, तो अगर मैं इसी जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालने लगूं, क्या निकालने लगूं, इसी जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालने लगूं, तो क्या वो माइनस का E ऑफ Rp के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जिसका जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसकी रिडक्शन की टेंडेंसी भी उतनी कम होगी। तो ईआरपी माइनस का क्या होगा, तो माइनस का 0.76 वोल्ट इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस का 0.76 वोल्ट हो गया। और ये होगी वैल्यू किसकी, Zn से, जब आप Zn+2 की तरफ जा रहे हैं। तो ये वैल्यू समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका मतलब ये होगा जिंक जो है वो Zn+2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। देखिएगा, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज्यादा है उतना ही कम इसका क्या हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। इस बात को यहाँ पर क्या करता है, प्रूव करता है। ठीक है, अब ये जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कैलकुलेशन है ना, ये 2 तरीकों से आप निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या बात करेंगे, हम यहाँ पर बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बात करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके भाई सीधे सीधे हमारे पास में कितने तरीके हैं, 2 तरीके। एक तरीका है कि अगर आपके पास में कंडीशन कैसी हो, स्टैंडर्ड कंडीशन हो, और दूसरा तरीका है कि अगर आपके पास में कंडीशन कैसी होती है, अगर आपके पास में कंडीशन है जी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। कैसे कंडीशन हो गई भाई, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। तो स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब समझिएगा कि अगर आपका टेम्परेचर 298 केल्विन है, नंबर 1, अगर आपका प्रेशर 1 atm है, नंबर 2, अगर हाइड्रोजन आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 मोलर है, तीनों कंडीशन अगर फुलफिल कर रहा है तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, स्टैंडर्ड होगा। और उस कंडीशन में जो आप ईएमएफ कैलकुलेट करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसको बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा भैया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से उसको हम जानेंगे। और अब ये केवल ईएमएफ ऑफ द सेल से रिप्रेजेंट नहीं होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन है तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, ई नोट ऑफ द सेल लगा दिया पर। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, इन तीनों में से एक भी टेम्परेचर, प्रेशर या हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन, इन तीनों में से अगर मैं एक भी कंडीशन चेंज कर देता हूं तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी, नॉन स्टैंडर्ड। तो ध्यान सुनिएगा कि इन तीनों में से लिख सकते हैं हम यहां पर क्या है कि इन तीनों में से एक भी कंडीशन चेंज हुई तो वो क्या होगा भाई,
तो वो आपका नॉन स्टैंडर्ड है। और उस दौरान जो स्टैंडर्ड ईएमएफ है उसको हम केवल और केवल नॉर्मल रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे भैया? ईएमएफ ऑफ द सेल से क्या किया जाएगा? रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब सवाल ही सर ये निकलेगा, कैसे निकलेगा? कैसे भैया? इसको निकाला जाता है कैलकुलेटेड बाय शी, कैलकुलेटेड बाय किसकी मदद से? शी की मदद से। और इसको कैलकुलेट किया जाता है, ये कैलकुलेट किया जाता है कैलकुलेटेड बाय नर्स्ट इक्वेशन। कैलकुलेटेड बाय क्या हो गया भैया? ये हो गया हमारा नर्स्ट इक्वेशन हो गया। ये आपने क्या रखनी है भैया? याद रखनी है। ठीक है, अरे क्लियर है? तो ये आपने क्या रखना है? ये आपने याद रखना नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में है, और ये आपका क्या आ गया? स्टैंडर्ड कंडीशन में आ गया। ठीक है, चलिए अब शी का मतलब क्या है? सर शी का मतलब है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या है भाई हमारा? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये हमने क्या ले लिया? इसके रेस्पेक्टिव हमने माना। ऐसा क्यों माना? अरे ऐसा इसलिए माना क्योंकि हमने ये माना हुआ है कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी और इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी क्या है? वो जीरो है। हाइड्रोजन एक वैरागी है जिसे ना इलेक्ट्रॉन का मोह है, ना इलेक्ट्रॉन के आने का मोह, ना इलेक्ट्रॉन के जाने का भय। तो ये क्या है? ये एक वैरागी है। तो हाइड्रोजन को जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन की, वो आओ या जाओ, ऐसा हमने माना हुआ है। तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो गया? जीरो हो गया। इसका बेनिफिट क्या हुआ? इसका बेनिफिट ये हुआ कि जब भी हम इसे किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में करेंगे तो ये सर्किट भी कंप्लीट करेगा, सारे काम कंप्लीट करेगा, लेकिन जो ओवरऑल ईएमएफ होता है जब वो निकलता है तो वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट का निकल करके आएगा। अब आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, आप चाह सकते हैं। देखिए आपके सामने ये है, एक पेन है और ये पेन का कैप है। अब मैं बोलूं कि इस पेन का वेट कितना हो गया मेरा? 100 ग्राम। अब मैंने इस कैप को हटाकर बोला इसका वजन कितना है? 100 ग्राम। तो मतलब इसका वजन कितना है? 0 ग्राम। इसका कितना हो गया? ये तो 100 ही हो गया। लेकिन इसको इससे मिलाकर क्यों रखा हमने? क्योंकि सर्किट कंप्लीट करना हमारे लिए जरूरी था। जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम वो वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। दैट्स व्हाई यहां पर क्या आया कि हमने हाइड्रोजन का क्या माना? जीरो माना। तो ये आपने क्या रखना? ध्यान रखना। तो हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो होता है बेटा, वो क्या होता है? वो आपका एक गैसियस इलेक्ट्रोड है। क्या है भाई? वो आपका एक गैसियस इलेक्ट्रोड होता है कि जिसमें हाइड्रोजन गैस 1 एटीएम पर और कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की क्या रखते हैं भाई? 1 मोलर रखते हैं। उस पर क्या होती है? भरी जाती है। चलिए तो हाइड्रोजन गैस की हम क्या कर लेते हैं? हाइड्रोजन गैस के हम बेटा कॉन्सेंट्रेशन चेक कर लेते हैं एक बार। ये रहा भैया हमारा। चल भैया तो इधर को हो जा। ये देखेगा, ये हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है, सॉरी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है भाई। इसको ध्यान से देखना है। टेम्परेचर कितना रखा? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, बोले तो 298 केल्विन। गैसेस इलेक्ट्रोड है, ये हमने बना दिया यहाँ पर। ठीक है, इसमें हुआ क्या? हमने कॉपर की इस तरह की कोई भी एक वायर ली, उस वायर से एक प्लेटिनम का टुकड़ा यहाँ पर टांग दिया जो कि कैटालिटिक सरफेस देने का काम करेगा। ये सॉल्ट ब्रिज है, बाकी का आधा सेल उधर दूसरा होगा। इधर से हाइड्रोजन गैस 1 एटीएम पर भरी जाएगी। ये हाइड्रोजन आयन वाला सॉल्यूशन होगा जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी रखनी है हमें? 1 मोलर की। 1 मोल पर डीएम क्यूब माइनस क्यूब, ये 1 मोल पर लीटर होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1 मोलर की क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है। अब इसका तो जीरो है ना। अब जो दूसरा सेल, जो दूसरा कंटेनर भैया हम यहाँ पर रखेंगे, तो जब ओवरऑल हम इसका ईएमएफ निकालेंगे ना, जो हमारा दूसरा कंटेनर होगा ना, तो जो ओवरऑल हम इसका ईएमएफ निकालते हैं, ठीक है, जो ओवरऑल ईएमएफ निकलेगा वो एक्चुअल में इसका निकलेगा, क्योंकि इसका तो क्या आ गया? जीरो आ गया ना भाई। निकाल तो हम पूरे सेल का सकते हैं, समझ हमारी बात। इसका मैंने जीरो मान लिया, अकेले का हम निकाल नहीं पाएंगे। तो अगर मैं इसका जीरो मान लिया तो जो भी वैल्यू ओवरऑल की निकल जाएगी वो क्या होगी? वो उसकी होगी। और उसी तरह से हमने एक टेबल तैयार करी है, उस टेबल को हम क्या बोलते हैं? उस टेबल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। ठीक है, अब चलिएगा। अब आपको क्वेश्चन में वैल्यू दी जाएगी ज्यादातर रिडक्शन पोटेंशियल की। किसकी वैल्यू दी जाएगी? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। अगर किसी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, समझ में आ रही बात, इंक्रीज नहीं बोलेंगे, किसी का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? हाई है, समझ जाना वो क्या होगा आपका? वो होगा कैथोड। ठीक है, हाई एसआरपी वैल्यू है। क्या है भैया? ये हमारी एसआरपी वैल्यू। अगर किसी की एसआरपी वैल्यू पर क्या हो गया ये, अगर किसी की एसआरपी वैल्यू हमने क्या ले ली भैया? अगर हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसी का क्या है भाई? कम है, तो वो क्या है हमारा? वो होगा हमारा एनोड पर होगी। कहां पर होगी? एनोड पर। जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि हमारा Zn+2 जिंक का जो हमारा स्टैंडर्ड ईएमएफ है माइनस का 0.76 वोल्ट है। कॉपर का जो हमारा ईएमएफ है वो प्लस का 0.34 वोल्ट है। तो बताओ कौन से मेटल की कैथोड होगी, कौन से की एनोड होगी? अरे भैया जो आपका जिंक है, जिंक का स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या है भाई? जिंक का स्टैंडर्ड ईएमएफ आपका जो है वो कैसा है? वो निगेटिव में है। मतलब एसआरपी क्या है इसका?
कम है, ये क्या है पॉजिटिव में है, एसआरपी क्या है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये एक ही बात है, ठीक है। इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, एसआरपी यूज कर सकते हैं, कभी बाद में बोलो। ये भी क्या हमारा एसआरपी है, तो इसकी एसआरपी क्या है, कम है। एसआरपी कम है तो क्या होगा, ये हमारा जिंक एनोड का बनेगा। एसआरपी ज्यादा है, सॉरी एसआरपी क्या है इसकी ज्यादा है, तो ये क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा कैथोड बनेगा। ये आपने क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है, क्लियर है। और उस कंडीशन में जो आपका स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल निकालोगे, आप कैसे निकालोगे, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द कैथोड माइनस क्या हो गया, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ एनोड हो गया। और कल मैंने तुम्हें बताया था, क्या बताया था, कि जिंक और कॉपर जो होते हैं इन दोनों को मिलाकर के जो एक गैल्वेनिक सेल बनता है उसका नाम क्या होता है, डैनियल सेल। अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पर पुट करूं तो बताओ कैथोड की वैल्यू कितनी है, 0.34। कितना आ गया भैया कैथोड की वैल्यू, कैथोड की वैल्यू आ गई हमारी 0.34 वोल्ट, ठीक है। कैथोड की वैल्यू कितनी आ गई, कैथोड की वैल्यू होगी 0.34 वोल्ट, माइनस का एनोड की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 0.76 वोल्ट इज इक्वल टू कितना आ गया, 1.1 वोल्ट। डायरेक्ट याद रखिएगा कि डैनियल सेल का जो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल होगा वो कितना होगा, वो 1.1 वोल्ट का होता है। ये आपने क्या रखना है भाई, याद रखना है, ठीक है, क्लियर है। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन आ गई सर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। कंडीशन क्या आ गई, नॉन स्टैंडर्ड। नॉन स्टैंडर्ड बोले तो कि इसमें से कोई भी कंडीशन यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रही, तो वो कंडीशन क्या है हमारी, वो कंडीशन हमारी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम जो यूज करेंगे उसका नाम होता है नर्स्ट इक्वेशन। क्या नाम होता है भैया, नर्स्ट इक्वेशन होता है। ये आपने क्या रखना है जी, ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। चलिएगा, तो नर्स्ट इक्वेशन सिंपल सा है। नर्स्ट इक्वेशन में आपको डायरेक्ट बता देता हूं कि क्या है नर्स्ट इक्वेशन। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल किस कंडीशन में, इन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। कंडीशन कैसी हो गई भैया, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन होगी, तो उस दौरान हम ईएमएफ ऑफ द सेल को क्या करने वाले हैं भाई, कैलकुलेट करने वाले हैं। तो एक इक्वेशन डायरेक्ट याद रखिएगा कि उस कंडीशन में जो भी आप ईएमएफ ऑफ द सेल निकालोगे वो क्या होगा, ई नोट ऑफ द सेल, जो स्टैंडर्ड ईएमएफ होगा उस पर्टिकुलर सेल का, उसमें से माइनस का 2.303 RT अपॉन क्या होगा, NF होगा, इनटू में log बेस 10 क्या हो गया भाई आपका Q आ गया। ये आपने क्या रखना है भाई, ध्यान रखना है। ये आपकी नर्स्ट इक्वेशन है और इसी के ऊपर आपके क्या आएंगे, इसी के ऊपर आपके क्वेश्चन आते हुए नजर आएंगे, ठीक है, क्लियर है। लेकिन आपको क्वेश्चन के अंदर ज्यादातर, अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर क्या रख देता हूँ, if T इज इक्वल टू 298 केल्विन है, ठीक है, और R जो है वो क्या है हमारा भैया, R है यहाँ पर हमारा गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हम कितनी लेंगे, 8.314 लिया जाएगा। और F होता है यहाँ पर फेराडे, जिसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम। अगर मैं ये डाटा यहाँ पर पुटअप करता हूँ तो जो हमारा ईएमएफ ऑफ द सेल निकल के आता है वो आता है ई नोट ऑफ द सेल माइनस का 0.059 अपॉन में क्या आ गया n, और ये क्या आ गया हमारा log Q। ये हमारा फाइनल नर्स्ट इक्वेशन निकल के आ जाती है। अगर टेम्परेचर आपको 298 केल्विन है तब आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं है, कोई और टेम्परेचर है, तब आपको सीधा सीधा वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। बाकी R और F की वैल्यू मैंने आपको बताई दी कि क्या है, किस तरह से, ठीक है भैया। अब सवाल ये है कि जो हम Q निकालते हैं, ये Q निकलेगा कैसे, उसको यहाँ पर आप समझिएगा। देखो Q निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका क्या है कि आपके सामने एक इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है कि मैंने बोला कि Zn प्लस Cu प्लस 2 गिव्स अस क्या होगा हमारा, ये बनेगा हमारा Zn प्लस 2 के अंदर और Cu के अंदर। तो ये क्या है हमारा सॉलिड है, ये क्या है हमारा एक्वस है, ये भी क्या है हमारा एक्वस है, और ये क्या है हमारा सॉलिड है। तो क्यों निकालने का तरीका क्या है, क्यों निकालने का तरीका ये है कि जो भी आपके प्रोडक्ट की साइड पर है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, Zn प्लस 2 इंटू में क्या हो गया, इंटू में हो गया कॉपर, डिवाइडेड बाई इधर जो है आपका वो क्या आ गया Cu प्लस 2 इंटू में क्या आ गया आपका Zn आ गया, ठीक है। अच्छा, जो यहाँ पर कॉपर है वो सॉलिड है, ये जिंक भी सॉलिड है, तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ध्यान दीजिएगा, Q जो है प्योर लिक्विड के लिए, Q जो है प्योर लिक्विड के लिए और सॉलिड के लिए, इन दोनों के लिए इसकी वैल्यू किसके बराबर रखनी है भाई, 1 के बराबर रखनी है। इतना आपको क्या रखना, ध्यान रखना। तो क्यों क्या है, क्यों ये है आपका फाइनल बन जाएगा Zn प्लस 2 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, Cu प्लस 2। इसकी कॉन्सेंट्रेशन ये आ गई और इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई भाई, ये आ गई निकल के, ठीक है, क्लियर है। सर अगर एक से ज्यादा है यहाँ पर ले सकते हैं हम, एक से ज्यादा है, जैसे कि हमारा मैंने क्या लिया, मैंने लिया Zn प्लस 2Ag प्लस, ठीक है, ये गिव्स अस क्या करेगा आपका Zn प्लस 2 प्लस में क्या आ गया 2Ag। तो इसके लिए Q की वैल्यू क्या है, इसके लिए Q की वैल्यू बैठेगी Zn प्लस डिवाइडेड बाई, अब Ag प्लस आएगा ना नीचे, अब जो भी इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको कहां डाल दो भाई, पावर में डाल दो, ये उसके लिए क्या हो जाएगी,
Q की वैल्यू हो जाए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो ये आपने क्या रखना है, ये आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छा, जब भी आप log Q की वैल्यू निकालें तो log Q की वैल्यू में आपको log 10 तक के 1 से लेकर के 10 तक की सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। जैसे कि आपका log 1 की वैल्यू क्या होगी 0, log 2 की वैल्यू होती है 0.3, log 3 की वैल्यू होगी आपके 0.48, log 4 की वैल्यू होती है आपका 0.60, log 5 की वैल्यू होती है 0.70, log 6 की वैल्यू होती है 0.78, ठीक है। log 7 की वैल्यू होती है 0.84, log 8 की वैल्यू होती है भैया 0.90, और log 10 की जो वैल्यू होगी भैया वो क्या होगी, सॉरी log 9 की वैल्यू होगी वो होगी 0.95, और log 10 की वैल्यू जो होगी वो होगी हमारी 1। तो ये वैल्यू आपने क्या करनी है भैया, ये वैल्यू आपने रट्टा मारना है, याद रख लीजिएगा। वैसे क्वेश्चन में दे भी सकता है एग्जामिनर, क्वेश्चन में नहीं भी दे सकता भाई, ये उसकी मर्जी है, ठीक है। एक और टॉपिक हमारा बचता है फैराडे को लेकर के, ठीक है। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तो क्या है उसको भी हम देख लेते हैं, चलिएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस याद रखिएगा। तो उसने कुछ नहीं बोला, फैराडे ने बोला कि भैया जो आपका इलेक्ट्रोड का वेट है, ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रोड का वेट है, आप करंट पास करा रहे नहीं करा रहे, तो इलेक्ट्रोड का वेट किसी का घटेगा किसी का बढ़ेगा। कल मैंने आपको बताया था कि कॉपर का साइज बढ़ेगा, जिंक का साइज घटेगा। तो जो भी साइज घटत बढ़त हो रहा है इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा आपने कितना चार्ज उसमें फ्लो कराया, ठीक है। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, Q। तो ये क्या हो गया W, वेट ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है। Q क्या हो गया आपका, Q हो गया चार्ज फ्लोन थ्रू दी सर्किट। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए क्या लगाओ, कांस्टेंट लगाओ। कांस्टेंट की वैल्यू मैंने क्या मान ली यहाँ पर, Z मान ली। अरे ठीक है भैया, बोलो भाई, ठीक है। तो W की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालने लगूं तो Z, और सिंस Q इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू टी, तो यहाँ पर क्या वैल्यू रख दूंगा मैं ZIT, और Z की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं तो W अपॉन क्या हो गया I इंटू टी। इस तरह से आपने क्या रखना है भाई, ये यहाँ पर ध्यान रखना है। अरे कोई दिक्कत वाली बात है भाई, बोलो भाई, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई बात नहीं, हो गया हमारा, ठीक है। ये हमारा क्या है भैया, हमारे फैराडे का फर्स्ट लॉ होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद में क्या है, अच्छा Z इज इक्वल टू क्या होगा, W इंटू में I और T आ गया हमारा, ठीक। चलिएगा अब हम बात करेंगे अपने फैराडे के सेकंड लॉ के बारे में। तो फैराडे का सेकंड लॉ क्या था कि जितना भी आप वेट, जितना भी आपका इलेक्ट्रोड का वेट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इक्विवेलेंट वेट के। मतलब W1 अपॉन आपका क्या आएगा, W1 अपॉन EW1 इज इक्वल टू W2 अपॉन EW2, ऐसे बैठ जाएगा, हाँ ऐसे ही बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको क्या रखना है, याद रखना है। और इसी के साथ में बेटा हमारा ये क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला पार्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है अभी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा होगा। केमिकल काइनेटिक्स का अपलोड होने के बाद में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपलोड होगा। उसके बाद में हमारा क्या चलेगा, उसके बाद हमारा केमिकल काइनेटिक्स के बाद में D&F ब्लॉक वाला चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। मुख्य समाचार समाप्त हुए, नमस्कार।